Hello everyone, today we are going to cover the topic called nationalism in Germany or the unification of Germany। तो हम पढ़ेंगे कि कैसे 1871 में जर्मनी ने अपना यूनिटी और नेशनल यूनिटी अचीव की और किस तरीके से क्या क्या ऑब्स्टिकल्स जर्मनी को फेस करने पड़े इन द यूनिफिकेशन प्रोसेस। तो यूनिफिकेशन के प्रोसेस के टाइम पे जो एक इंसान सबसे ज़्यादा ऑब्स्टिकल लेके आ रहा था जर्मनी के सामने, वो थे प्रिंस मैटरनिक ऑफ ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया के जो प्रिंस थे, प्रिंस मैटरनिक, ही वॉज द वन हु वॉज प्लेसिंग द ऑब्स्टिकल इन द नेशनल यूनिटी ऑफ जर्मनी। तो ये जो नेशनलिज्म की भावना है या नेशनल यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है या हमारी अपनी सवर्निटी कितनी इंपॉर्टेंट है, उन लोगों के बीच में जो आपस में रिलेट कर पाते हैं, कई जिनकी कास्ट सेम है, जिनका रेस सेम है, जिनकी एथनिसिटी सेम है, कैसे वो ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमें मिलके एक नेशनल कंट्री बनानी चाहिए, एक राष्ट्र बनाना चाहिए और जो कि हमारा अपना हो। तो ये जो भावना है, ये जो नेशनलिज्म की इमोशन है, ये जागता है जर्मन पीपल, जर्मन लोगों के अंदर व्हेन नेपोलियन टेकन देयर टेरिटरीज। तो नेपोलियन बोनापार्ट की हम बात कर रहे हैं, जिनको हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे पढ़ा हुआ है। जब वो अपना एक्सपेंशन कर रहे थे, अलग अलग टेरिटरीज पे वो जा रहे थे और कन्क्वर कर रहे थे, उसी टाइम पे अर्स्टवाइल जर्मनी को भी उन्होंने कन्क्वर किया था। यानी कि जर्मन स्टेट्स जो ईस्ट साइड पड़ते हैं, उनको उन्होंने कन्क्वर किया था। वहाँ पे भी उन्होंने इंपीरियलिज्म दिखाया, वहाँ पे भी उन्होंने कब्जा किया। तो वो 300 स्टेट्स थे एम्पायर के अंदर लेके आए और उन 300 स्टेट्स को उन्होंने कन्वर्ट किया इनटू 38 स्टेट्स और जिनको नाम दिया उन 38 स्टेट्स के कंबाइंडली उनको नाम दिया उन्होंने कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन। ठीक है, यानी रिवर राइन के पास में जो स्टेट्स उन्होंने अपने एम्पायर के अंदर वो लेके आए हैं, उन्होंने उन स्टेट्स को कहा कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन। तो जब उन्होंने ये यूनिटी का, ये यूनिफिकेशन का काम शुरू कर दिया था जर्मनी में, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और इसके बाद से ही लोगों के अंदर, जर्मन पीपल के अंदर, ये जर्मनी नेशनल कंट्री बनाने की जो भावना है वो पैदा होने लगी। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 38 रूलर्स मेट एट द डाइट। तो डाइट उनकी पार्लियामेंट हुआ करती थी, ठीक है। जो ये 38 स्टेट्स हैं, ये डाइट में मिलते थे। एक्चुअली 38 स्टेट्स के जो रूलर्स होते थे वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे लोगों के। उन 38 स्टेट्स के जो लोग हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके रूलर्स होते थे जो कि डाइट में आते थे। अब ये जो डाइट थी, ये फ्रैंकफर्ट पे थी, ठीक है, टू डिस्कस कॉमन मैटर्स कंसर्निंग देम। तो जो भी मैटर उनके लिए इंपॉर्टेंट होता था, उसको डिस्कस करने के लिए वो डाइट जो कि फ्रैंकफर्ट में है, वहाँ पे मिला करते थे एक दूसरे से। आफ्टर द थ्रो ऑफ नेपोलियन इन 1815 द कांग्रेस ऑफ वियना। तो आपको मालूम होगा कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था और उसके बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया जाता है और उनकी डेथ हो जाती है इन द बैटल ऑफ वाटरलू, उसके बाद एक कांग्रेस ऑफ वियना बनती है। यानी कि एक कमेटी बनती है या एक, मतलब जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन डिफीटिंग नेपोलियन, वो आपस में मिलते हैं और वो आपस में ये तय करते हैं कि जो भी कंट्रीज़ नेपोलियन के साथ थी या जिन्होंने भी नेपोलियन की हेल्प की थी, उनको क्या पनिशमेंट देनी है, या हमने नेपोलियन को हराया है तो हमें क्या मिलना चाहिए। तो ये सारे डिस्कशंस कांग्रेस ऑफ वियना में होते हैं। तो नेपोलियन को हराने के बाद, लाइक 1815 के ऑनवर्ड्स, द कांग्रेस ऑफ वियना डिड नॉट डिस्टर्ब द पॉलिटिकल सेटअप इन जर्मनी। तो कांग्रेस ऑफ वियना ने जो पॉलिटिकल सेटअप था, जो बाउंड्रीज ड्रॉ हुई थी पहले से जो चल रही थी, पॉलिटिकल सेटअप ऑफ जर्मनी को उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। एंड देयरफॉर द कॉन्फेडरेशन कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट। इस वजह से जो कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन नेपोलियन ने बनाया था, वो अभी भी कंटिन्यू था आफ्टर हिज डिफीट, ठीक है, वो अभी भी चल रहा था। जैसे उसका सेटअप था पॉलिटिकल, जिस हिसाब से वो लोग डाइट में मिलते थे अलग अलग रूलर्स 38 स्टेट्स के, वो अभी भी मिलना कंटिन्यू था, बट नाउ अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑस्ट्रिया। क्योंकि कांग्रेस ऑफ वियना को मेनली जो डोमिनेट कर रहा था एक इंसान, वो थे प्रिंस मैटरनिक ऑफ ऑस्ट्रिया। और प्रिंस मैटरनिक ऑफ ऑस्ट्रिया ने ही जर्मन टेरिटरीज को अपने अंडर ले लिया था। दैट इज़ वाई ही वॉज द लीडर ऑफ जर्मनी दैट टाइम। ओके, तो उन्होंने लीडरशिप ले ली थी। राइन कॉन्फेडरेशन वैसे ही चलेगा, बट इस टाइम बस वो जर्मन एम्पायर के अंदर नहीं है या वो नेपोलियन के अंदर नहीं है, अब वो ऑस्ट्रिया के प्रिंस के अंदर है। ऑस्ट्रिया वॉज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ द जर्मन डाइट, ठीक है। तो जर्मन डाइट के प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट कौन सी कंट्री थी, ऑस्ट्रिया, और प्रेसिडेंट एक्चुअल में थे प्रिंस मैटरनिक। जर्मन डाइट, द रूलर्स ऑफ ब्रिटेन, डेनमार्क,
Netherlands sent their representatives to it by virtue of their possessions in Germany. तो जर्मन डाइट में जो जर्मन राइन कॉन्फेडरेशन के रूलर्स थे वो तो मिलते ही थे, पर ब्रिटेन के, डेनमार्क और नीदरलैंड्स के जो रूलर हैं वो भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे, ताकि जो भी क्योंकि उनके भी अपने पोजेशंस थे, अपने कब्जे थे जर्मन कंट्री के अंदर। सो जर्मन डाइट में ब्रिटेन, डेनमार्क और नीदरलैंड्स के भी आपको रिप्रेजेंटेटिव्स दिखाई पड़ते हैं। द डाइट डिड नॉट रिप्रेजेंट्स द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। ठीक है, तो जर्मन डाइट क्या करती थी, यहाँ पे रूलर्स मिलते थे, मैटर्स डिस्कस होते थे, बट जो लोगों की समस्या है या जो लोगों की इच्छा है, ठीक है, उसको ना ही डिस्कस किया जाता था और ना ही उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। द मेन ऑब्स्टिकल वॉज द एटीट्यूड ऑफ प्रिंस मैटरनिक हु कंसिडर्ड इट एन इनफेमस ऑब्जेक्ट। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी, जो मेन ऑब्स्टिकल था, जो एक ऐसा इंसान था जो कि जर्मन पीपल की वॉइस दबाता था या उनके एस्पिरेशंस को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता था, एंड द प्रॉब्लम वाज विद द एटीट्यूड ऑफ द प्रिंस मैटरनिक। वो कंसिडर करते थे कि ये लोगों की बात करना, लोगों की इच्छाओं की बात करना, फ्रीडम की बात करना, डेमोक्रेसी की बात करना, ये सब इनफेमस ऑब्जेक्ट है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। द जर्मन रूलिंग प्रिंसेस कुड हार्डली बी एक्सपेक्टेड टू रियलाइज द आइडियल। ठीक है, हाँ, तो एक तरफ तो प्रिंस मैटरनिक इन फेमस ऑब्जेक्ट समझते थे इन सारे आइडियाज़ को, फ्रीडम, डेमोक्रेसी और लोगों की एस्पिरेशन को। दूसरी तरफ जो जर्मन पीपल थे, वो जो जर्मन रूलिंग प्रिंसेस हैं, उनसे भी कोई खास उम्मीद नहीं रखते थे, क्योंकि वो भी अपने में ही रहते थे, एक दूसरे से जेलस फील करते थे, अपनी ही सेल्फिश, अपने में ही लगे रहते थे। खैर वो ठीक है, तो वो भी अपने लोगों को नहीं समझ पाते थे। इसकी वजह से हुआ क्या, एजेंट्स ऑफ फॉरेन रूलर्स रूलिंग ओवर हॉलस्टीन, हैनोवर, लग्जमबर्ग वर नॉट कीन ऑन सीइंग जर्मन यूनिटी। तो वो रूलर्स जो कि राइन कॉन्फेडरेशन के बाहर हैं, यानी कि जर्मन कंट्री के ही अलग अलग पार्ट्स में रूल कर रहे हैं, बट नॉट इंक्लूडेड इन द राइन कॉन्फेडरेशन, लाइक द रूलर ऑफ लग्जमबर्ग एंड हॉलस्टीन, हैनोवर, दे आर नॉट कीन एंड दे वर नॉट इंटरेस्टेड कि जर्मन यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो वो भी जर्मन यूनिटी को लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। Now looking forward, the early efforts, the origin of national movement could be traced to Burschenschaft. Its first branch goes to the students of the University of Jena. तो यूनिवर्सिटी ऑफ जीना की यहाँ पे बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट एफर्ट है, या जो सबसे पहले एफर्ट्स लिए गए फॉर द नेशनल मूवमेंट, फॉर द नेशनल यूनिटी ऑफ द कंट्री, वो शुरू होता है बुर्शनशाफ्ट से, यानी कि जो कि एक सोसाइटी थी स्टूडेंट्स की इन द यूनिवर्सिटी ऑफ जीना। तो जीना यूनिवर्सिटी में बुर्शनशाफ्ट करके सोसाइटी थी स्टूडेंट्स की, जो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा क्या करते थे, लोगों को अवेयर करते थे विद द आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। इसकी जो पहली ब्रांच थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ जीना में आपको देखने को मिलेगी। So this is the first part of this video of the unification of Germany. I'll make the second part. To watch second part, you can definitely check the playlist. Thank you very much for watching this video.